Allah's name who knows the secret of heart, mind and soul. Today we are going to discuss about John Donne. John Donne was born in 1572 and he was died in 1631. यानी 1572 में ये पैदा हुए हैं और 1631 में इनकी डेथ हुई है। और जॉन डन के अंदर रेनेसेंस और मेडिवल दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक है। लिखें, जॉन डन लवर ऑफ विजडम है, इंटेलेक्चुअल है, विटी है और फुल ऑफ पैशंस, फीलिंग्स और लर्नर है। ये सारी इसके अंदर फीलिंग्स हैं। मीन टू से ही इज़ द मैन ऑफ रेनेसेंस बिकॉज ही इज़ हैविंग टू काइंड ऑफ विजडम। एंड मेडिवल विजडम क्या थी, मेडिवल स्पिरिट क्या थी कि वो रिलीजियस है, वो थोड़ी सी उसके अंदर डार्क एज भी है, थोड़ा सा उसके अंदर वो इनलाइटेड भी है, इनलाइटेड इन अ सेंस के वो एक मॉडर्न भी है, पैशनेट भी है, लवर भी है और उसके अलावा लवर ऑफ विजडम भी है और लर्नर भी बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल भी है। तो प्रोफेशन वाइज ही इज़ अ क्लर्क, you could say John Donne was a clerk, politician and poet. मेरे से एज अ क्लर्क भी परफॉर्म किया है, पॉलिटिशियन भी रहा है और साथ उसने क्या वर्क किया है, पोइट्री भी की है। और बेसिकली आपको पता है कि हमारे जैसे मदरसाज वगैरह होते हैं, इन मदरसा में लोग मोस्टली क्या बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और प्लस वो वर्ल्डली नॉलेज भी हासिल करते हैं, साथ साथ वो दीन का नॉलेज और फिर दुनियावी नॉलेज दोनों को हासिल करते हैं। सो सेम वे जॉन डन ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लाइक चर्च। सो ही वॉज आल्सो नोन एज अ स्कूल मैन। इसको स्कूल मैन भी कहा जाता है क्योंकि इसने जो नॉलेज हासिल किया था वो चर्च से हासिल किया था। तो चर्च उस वक्त चर्च में क्या क्या सिखाया जाता था, पोइट्री, राइम्स, मीटर्स, रिदम, वो बोलना मोस्टली सिखाते हैं ना, मौलवियों को भी सिखाते हैं और इसी तरह ये जो पादरी होते हैं इनको गाना सिखाते हैं। ठीक है कि तुमने जो बाइबल पढ़ानी है तो फिर कैसे पढ़ानी है, गा के, सिंगिंग की फॉर्म में, सॉन्ग, सिंगिंग, पोइट्री और इस तरह की। अगर आप आज भी गिरजा में जाएं तो वहाँ पे वो कुछ बजा रहे होते हैं, साथ गा रहे होते हैं, दे आर प्लेइंग समथिंग एज वेल एज दे आर टीचिंग। सो इन स्कूलों में जो उस वक्त के जो चर्च थे, चर्च के साथ दुनियावी तलीम भी और साथ बाइबल भी पढ़ाई जाती थी। तो बाइबल में वो क्या सिखाते थे, वो क्या सॉन्ग सिखाते थे, पोइट्री सिखाते थे, रिदम और टोन्स और उसके साथ मीटर्स, राइम्स वगैरह। जब वो हम रिदम में किसी को से बात करते हैं ना, you know that whenever we are talking in rhythm and we are also collecting some idea from poetry and then we talk, people are inspired, they want to learn more, they are more absorbed in your conversation and discourse. The thing is that you need to have certain quotes from poetry, then you explain, and this way you use rhythm and meter like that. आप क्या यूज़ करते हो, रिदम यूज़ करते हो, पोइट्री यूज़ करते हो, कुछ वर्सेस यूज़ करते हो किस पोइट्री से या ओल्ड बुक से, ग्रीक, रोमन, इस तरह की बुक से। तो उस वक्त के जो स्कूल थे, उस स्कूल्स में चर्च जो थे, उन चर्च के अंदर क्या पढ़ाया जाता था, पोइट्री भी सिखाई जाती थी, इसको पोइट्री करना भी सिखाया जाता। तो ये उसी स्कूल से इसने, उसी चर्च से इसने पोइट्री सीखी। तो प्राइमरली बेसिकली ये पोइट नहीं है, ही वॉज नॉट अ पोइट, he learned some skill in church and after that applied same skills to create new kind of poetry. इसने एक नई काइंड ऑफ पोइट्री की। इसने जो पिछले रूल्स थे, जो पिछले लोग एक फॉलो करते थे कि सोनेट जो है 40 लाइन की होनी चाहिए, फिर उसके बाद स्टैंजा जो है वो 4-5 लाइन का तो 5 लाइन का सारे लिख रहे हैं, 4 लाइन का तो 4 लाइन का ही लिख रहे हैं। तो ये क्या बेतरतीब लिखता था, कभी ये स्टैंजा 4 लाइन का लिखता है, कभी 4 लाइन का लिखता है, 2 लाइन का लिखता है, 3 लाइन का, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह ये डिफरेंट ना, स्टैंजे में भी एक रिदम नहीं रखता। तो इसने मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री की है। 1179 और 1781 में इनको नाम दिया था सम्यूल जॉनसन ने इनको नाम दिया था सम्यूल जॉनसन। 1179 से 1781, 1179 1781।
ये एक ना बुक लिखी थी, इस एज में कोई बुक उसने लिखी थी। तो उस बुक में उसने कोई इनको नाम दिया था कि ये जो पोएट्स हैं ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। मेटाफिजिकल मीन टू दे आर टॉकिंग अबाउट द गॉड, दे आर टॉकिंग अबाउट द लव, दे आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग। दे मेटाफिजिक होता है कि एक ऐसी चीज़ के जस्ट जिस पे लोग बिलीव करते हैं बट नॉट फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बिसाइड, मेटा बियॉन्ड, ठीक है, कोई चीज़ दूर हो, फिजिक्स से दूर, यानी फिजिकल चीज़ों से दूर जो चीज़ें हैं उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? गॉड के बारे में, लव के बारे में, फीलिंग के बारे में, ब्यूटी के बारे में। तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे ये पोएट जो जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। इनको मेटाफिजिकल पोएट, इनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। इसलिए दे आर द बियॉन्ड फ्रॉम फिजिकल थिंग्स। मेटाफिजिकल पोएट, सच पोएट, दे आर टॉकिंग अबाउट द गॉड। इज गॉड एग्जिस्ट? इफ गॉड एग्जिस्ट इन वन फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ हेल, हेवन, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में ये मोस्टली डिस्कस करते थे। अब जो जॉन डन ने पोइट्री की है, जॉन डन ने पोइट्री की है दो किस्म की, लिख लें, लव और डिवाइन पोएम। लव पोएम्स हैं इसकी और डिवाइन पोएम है। अच्छा, लव पोएम में भी इसने 3 किस्म की पोइट्री की है। लिखें, पहली काइंड्स जो है, जो लव इसकी पोएम्स हैं, लव पोएम में इसने पोइट्री की है किसके लिए? सबसे पहले जो ये फ्रीक्वेंटर ऑफ वुमेन था, he was having many love affairs, he had many illegitimate relations and love affairs, a mistress and beloveds like that, and whom he loved, whom he sang some songs as well, wrote poetry for them and even wrote many things related to them, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वलप्चुअस, सेक्सुअल, सेंसुअल बंदा भी था, इंटरेस्टेड था वेमेंस में, उनके साथ रिलेशन बनाने में, अफेयर बनाने में। तो बहुत सारी वेमेंस के साथ इसका लव अफेयर था, उनके साथ, उनके लिए पोइट्री लिखता था और वो इंस्पायर होती थी, और इस तरह उनको, उन बिलवर्स के लिए भी। अब देखिए ना, आज भी अगर इंग्लैंड में देखें तो मिस्ट्रेस का कंसेप्ट है। एक तो होती ना आपकी वाइफ, उसके साथ आपका रिलेशन है, आपका निकाह हुआ है, आपकी मैरिज है, यू गॉट मैरिड, but in English society you have a concept to have some mistress. They don't allow, you should have second marriage, but it is allowed in their culture to have many mistress. यानी आप बिलवर्स रख सकते हैं, आप मिस्ट्रेस के साथ अफेयर बना सकते हैं, उनको मिस्ट्रेस कहते हैं। दे आर नॉट योर वाइफ बट दे कैन योर पार्टनर, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको मिस्ट्रेस कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, उनके लिए ये पोइट्री लिखता था। तो वो भी इसने बहुत सारी कई एक पोएम्स लिखी, उसके ऊपर बहुत सारे अफेयर थे, तो उनके ऊपर ये लिखता रहा। उनको कहते हैं, उस पर ये स्टायर करता रहा, उसको सेट्रिकल पोएम कहते हैं इसकी। यानी वो लव पोएम्स ही हैं, लेकिन वो उसने क्या, उस क्या फ्लर्ट पोएम्स कहते हैं। लिख लें, पहली जो इसने पोइट्री लिखी है या पोएम्स लिखी हैं उनकी काइंड, लव की हेडिंग के नीचे, लव पोएम्स के नीचे लिखें फ्लर्ट पोएम्स, यानी पहली फ्लर्ट पोएम है। फिर उसके बाद सीरियस पोएम है। सीरियस पोएम कौन सी हैं? सीरियस पोएम, जब ये फ्लर्ट पोएम लिखता था, यानी बहुत सारी लड़कियों के साथ इसके ताल्लुक थे। फिर एक लड़की मिलती है इसे एन मोर से ये मोहब्बत करता है। एन मोर एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जब उसके बाप को, ये बेसिकली ना कैथोलिक था, कैथोलिक लोगों को वो लाइक नहीं करते थे, एंग्लिकन जो थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो इस मज़हब या इस अक़ीदे के लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो इसके बावजूद, इसकी वजह से जब इसने एनमोर से मोहब्बत की या उससे शादी की, उसकी मोहब्बत में ये दीवाना हो गया। फिर इसने उससे सीक्रेटली शादी कर ली। जो उसके वर्सा थे उनको पता चला, उन्होंने इवन इसे जेल भिजवा दिया, ये जेल में रहा। उसकी वजह से इसका फ्यूचर भी वैसे डिस्ट्रॉय हुआ। ये इतना पढ़ा लिखा शख्स था, जेल में रहा और इसने काफ़ी ट्रेजिक डे वहाँ पे गुजारे। और उस जेल के अंदर ही इसने एक बुक लिखी, उसमें वो लिखता है ये एंड डन, पहले ये कहता है लव डन, एंड डन और अनडन, इस तरह कि जॉन डन, एंड डन, फिर कहता है अनडन। इस तरह उसने कोई टाइटल से कोई बुक भी लिखी एंड डन पे। एंड डन, पहले वो एनमोर थी, उसके बाद एंड डन बन गई जब इससे शादी की। फिर ये जेल में रहा, उन्होंने इस पर केस बना दिया, ये जेल में रहा। उसके बाद ये वापस आता है, फिर ये बड़े हार्ड डेज गुजारता है। फिर उसके बाद ये
अपना मज़हब छोड़ता है, यानी एंग्लिकन जो होता है सेक्ट उसमें आ जाता है, फिर वो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो इस पे मेहरबान होते हैं, ये पॉलिटिशियन में आ जाता है, इसे कोई सीट मिल जाती है, फिर इसके हालात अच्छे होते हैं। एनी हो, कैथोलिक जो लोग थे उनको वो लाइक नहीं करते थे, इवन के इसको भी अपना मज़हब छोड़ना पड़ा था, तो फिर वो उसे ज़्यादा एडमायर करते हैं वो लोग। अब हुआ क्या कि इसने 3 तरह की यानी लव पोएम्स भी इसकी 3 तरह की हैं। एक फ्लर्ट पोएम है, दूसरी इसने लिखी है किसके लिए, सीरियस पोएम अपनी वाइफ के लिए। दूसरी जो पोएम है यानी उसके नीचे ही लिखें, पहली क्या है फ्लर्ट पोएम, दूसरी सीरियस पोएम। सीरियस पोएम इसने अपनी वाइफ के लिए लिखी हैं, जो इसकी वाइफ थी उसके लिए इसने पोएम्स लिखी हैं। उसके बाद इसने ही रोट अनदर काइंड ऑफ पोइट्री दैट वाज यू कुड से नोबल लेडीज़। अब नोबल लेडीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? नोबल लेडीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो शरीफ थी या जेंटल थी या वो मॉरली बहुत गुड थी। इसमें आ जाती हैं जो पार्लियामेंटेरियन से रिलेटेड उनकी वाइफ्स, जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन है ना, जो अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, MPA MNA हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनकी जो नोबल लेडीज़ हैं, जो अमीर और अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ हैं, उन लेडीज़ के ऊपर भी लिखता रहा, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनके लिए भी। अब ये तो हो गई लव के हेडिंग के नीचे जो आती है, जो लव पोएम्स हैं, उसमें भी 3 हैं, एक फ्लर्ट पोएम, दूसरी सीरियस पोएम, तीसरी नोबल लेडीज़ के लव में भी ये पोएम लिखता रहा। फिर उसके बाद है डिवाइन पोएम। अब जो इसकी लव पोएम है, क्योंकि थीम तो उसका वही है, लेकिन उसको टर्न कर देता है किसकी तरफ, शिफ्ट कर देता है टूवर्ड्स गॉड। फिर ये गॉड के ऊपर भी लिखता है, एंजल्स के ऊपर, सुपर नेचुरल एलिमेंट के ऊपर, फेरीज के ऊपर, जो एंजल्स का कंसेप्ट है, हेल हेवन का कंसेप्ट है, ठीक है, डेथ का कंसेप्ट है, उसके ऊपर पोइट्री करता है। उस पोइट्री को नाम दिया है डिवाइन पोएम। ही रोट बोथ काइंड ऑफ पोइट्री, लव पोएम एज वेल एज डिवाइन पोएम। इसकी पोइट्री जो है ना वो बड़ी स्टार्टलिंग और स्ट्राइकिंग वे से ये स्टार्ट करता है। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, यानी एकदम वो हैरान कि तुम फॉलिंग स्टार को पकड़ सकते हो, तुम मिनट से दरख्त के ऊपर मिनट से बच्चों को ग्रो करते देख सकते हो। यानी ये इस तरह की आइडियाज़ यूज़ करता है कि जो मैच नहीं होते, लेकिन अपने ये फ़न के साथ, अपने इंटेलेक्चुअल सेंस के साथ और अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको ये कंबाइन कर देता है उस पोइट्री के अंदर। जैसे इसके बारे में एक फ़िक्रा कहा था किसने, जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन इसके बारे में कहता है कि डन कंबाइंस मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडिया बाय वायलेंस टुगेदर। कि मोस्ट हिट्रोजीनियस डन combines most heterogeneous idea by violence together। कि जो heterogeneous diversified idea, heterogeneous का मतलब क्या होता है, diversified idea, different ideas को ये yoke together, उसको इकट्ठा कर देता है। heterogeneous idea को yoke together कर देता है, इकट्ठा कर देता है अपने फन के साथ, अपने intellectual फन के साथ। he was not a poet who writes poetry from heart, he was a poet who write poetry by mind। ये अपने दिमाग से लिखता था, ये इंटेलेक्चुअल लेवल से लिखता था, अपनी विट से लिखता था, अपनी इंटेलिजेंसी से लिखता था। he was such a poet who just say to other, just give me topic and take poetry whatever you want। जितनी मर्जी लाइन की पोइट्री लेनी है मुझे, आप टॉपिक बताएं, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो लोग इससे डिफरेंट तरह के टॉपिक बता के इसे पोइट्री लिखवाते। किसी के अगर बिलवर पे लिखवानी है बिलवर पे लिखवा लो, लव पे लिखवानी है लव पे लिखवा लो, डिवाइन टॉपिक पे लिखवानी है उस टॉपिक पे लिखवा लो, टॉपिक बताओ आपको लिख के दे देगा। और टी.एस. इलियट ने इसको बड़ा एडमायर किया है। टी.एस. इलियट कहता है जी जॉन डन बहुत अच्छा पोइट है, क्योंकि टी.एस. इलियट खुद इंटेलेक्चुअल लेवल को लाइक करता है कि पोइट को इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, थ्रू हेड करनी चाहिए पोइट्री, हार्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अपनी फीलिंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, पर्सनैलिटी को, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट और वो पर्सनल पोइट्री को रखना चाहिए, पर्सनल फीलिंग नहीं डालनी चाहिए। तो टी.एस. इलियट कहता है कि शेक्सपियर अच्छा पोइट नहीं है, ये जॉन डन बहुत अच्छा पोइट है। जॉन डन क्या करता है जी,
एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे लिखता है, ठीक है, हार्ट से पोइट्री नहीं करता। तो इसने ये लव पोएम लिखी, डिवाइन पोएम लिखी, उसमें इसने बड़े बम्बास्टिक और आउटस्टैंडिंग आइडियाज़ दिए इसने। पैशन, फीलिंग्स, पैशन भी डालता है उसके अंदर, फीलिंग भी डालता है। इसकी पोएम्स आपको सीरियस भी लगेंगी, फ्रिवुलस भी लगेंगी, स्टाइल भी लगेगा, मूड चेंज करता है, स्टैंजा की वो जो फॉर्मेशन है वो चेंज करता है। जितने भी बड़े बड़े पोइट्स हैं उन्होंने अपना स्टैंजा एक ही रखा है। अगर 5-5 लाइन का स्टैंजा तो 5-5, ये कभी 5 का कर लेता है, कभी 4 का कर लेता है, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस डिफरेंट वे से लिखता है। और ये एक लिमिटेड वे से नहीं लिखता, ये अपने स्टाइल चेंज करता रहता है। तो ये था जॉन डन का से फुल कमांड, और ये एक आउटस्टैंडिंग आइडिया और न्यू वे से पोइट्री उसने की, अपने स्टाइल से की, चेंज कर दिया पोइट्री के स्टाइल को फर्स्ट टाइम इसने। और इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्स। ये मेटाफिज़िकल पोइट्स का फादर है। मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है उसको जनरेट इसने किया, उसको प्रोड्यूस इसने किया, इसने नई चीज़ें ये लेके आया उसमें। और मेटाफिज़िकल जो पोइट्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को कंबाइन करते हैं जो एक दूसरे के साथ उसकी कंसीट और इमेजेस एक मिलती भी नहीं है, ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे you and me are the two part of the compasses, wherever I go I shall rotate around you। ये जॉन डन कहता है अपनी पोइट्री में, कहता है अपनी वाइफ के लिए लिखता है ना, जब उसकी वाइफ को वो छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपनी वाइफ के बारे में लिखता है, जो मैंने कहा कि सीरियस पोएम। उसमें कहता है कि you and me are the two part of the compasses। आ सकती है ये कोटेशन, पूछ सकता है किसने लिखी। तो यू एंड मी आर द टू पार्ट ऑफ द कंपासेस। कहता है कि मैं और तुम, एक कंपास देखी है जो मैथमेटिक्स में होती है, ज्योमेट्री में, वो कहता है कि हम कंपास, जो कंपासेस है उसके हम 2 पार्ट्स हैं। अगर कंपास को सेंटर में रखो तो ऐसे घुमाएं, तो ऐसे दायरा लगाएं तो वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती ना अपने नुक्ते के। तो कहता है वी आर लाइक दैट, We are the two part of the compasses, wherever I go I shall rotate around। जो मैं जहाँ भी जाऊँगा, मुझे ये कहीं जेल में भेज दें, मुझे ये कहता है कहीं वो दूर भेज दें, मुझे ये कहीं भी भेज दें, मैं जहाँ भी चला जाऊँ, मेरा सेंटर जो है वो तुम हो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहूँगा। अब देखें ना, कहाँ इंसान, कहाँ कंपास, ज्योमेट्री वाली, मैथमेटिक्स वाली। तो अब इन चीज़ों को कहते हैं ना मोस्ट हिट्रोजीनियस, डिवर्सिफाइड, डिफरेंट आइडिया। डॉक्टर जॉनसन कहता है कि डिफरेंट आइडिया आर योक टुगेदर टू कन्वे मीनिंग। तो ये यूज़ कर लेता है। इसके अंदर एक फ़न है, इसके अंदर एक आर्ट है, इसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल है इस तरह का कि ये इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, आम पोइट्स यूज़ नहीं कर सकता। सो ही हैज़ इंटेलेक्चुअल माइंड एंड ही डज पोइट्री थ्रू हेड rather than heart। He is not a poet who is writing poetry from heart, rather he writes from his intellectual level। अपने intellectual level से लिखता है, अपने दिल से लिखता है, अपने माइंड से लिखता है, और इंटेलेक्चुअल और विट पावर से लिखता है। और इसकी पोइट्री विटी है, इसकी इमेजेस जो हैं, जो इसकी कंसीट और इमेजेस हैं वो बड़ी हिट्रोजीनियस हैं, एक दूसरे से वो मिलते नहीं हैं, तब भी आइडियाज़ को वो इकट्ठा करके लिख देता है। और अपना जो आइडिया है, अपनी फीलिंग्स है, अपने जो एहसासात है वो पहुंचा देता है अपनी पोइट्री के ज़रिए। तो इसके स्टैंजा जो हैं ये याद रखना है कि वो चेंजिंग फॉर्म में आते हैं, कभी 2 लाइन का, कभी 3 लाइन का, कभी 4 लाइन का, कभी 5 लाइन का। फिर ये सोनेट जो लिखता है, सोनेट 14 लाइन्स की लिखता है। आपको जैसे पहले ही पता है कि जो सोनेट होती है उसकी लाइन्स कितनी होती हैं, 14। और उसमें रिदम होता है, जो लाइन उसकी आ रही होती है ना उसमें रिदम होता है, जैसे फ्लेम, ब्लेम, सेम, इस तरह की चीज़ें वो फिर उसमें शामिल करते हैं। तो उसके जो लास्ट साउंड होती है उसकी वो सेम आती है सोनेट के अंदर। सोनेट में ये होता है कि जो पहली 8 लाइन होती हैं उसमें इंट्रोडक्शन होता है, नीचे वो फिर अपनी कॉज और जो कंक्लूजन है वो पोइट बताता है। 8 लाइन में वो बताता है अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह, और नीचे फिर वो कंक्लूजन देता है। तो ये है सोनेट की फॉर्म। और इसकी ये याद रखना है कि 2 काइंड ऑफ पोइट्री है, लव और डिवाइन पोइट्री है। बेसिकली ये क्या था
एक प्रीस्ट का बेटा था, कैथोलिक था, चर्च से रिलेटेड था। तो इसकी जो परवरिश हुई है जॉन डन की, वो क्योंकि एक मजहबी घराने से हुई है, तो इसकी पोइट्री के अंदर आप इन्फ्लुएंस देखेंगे किसका, मज़हब का। और फिर ये थोड़ा सा इसने लंदन का माहौल देखा है, इसने इंग्लैंड का माहौल देखा है, मॉडर्न माहौल देखा है, उसके में कंसेप्ट है मॉडर्निटी का। तो ये मैन ऑफ रेनेसेंस भी है और साथ साथ मिडीवल पर्सन भी है। मिडीवल एज वाज द एज ऑफ रिलीजन, डार्क एज, बट when we talk about the renaissance spirit, there is a renaissance spirit, because in renaissance spirit we see the people, they are learner, they are lover of wisdom, they are intellectual, they want to learn something, they want to learn new ideas, and he learned poetry, new skill, new idea, in a way to write poetry. तो ये अपनी पोइट्री के अंदर कुछ इस तरह की कंसेप्ट देता है। स्टार्ट करता है तो पोइट्री को एकदम स्टार्टल किस्म का इसका स्टार्ट है। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार जैसे इसकी पोइट्री है, उसमें अगर हम देखें तो इसने एक नया स्टाइल बनाया है जो कि दूसरों से डिफरेंट है। फ्लर्ट पोएम्स, कॉम्पैक्ट पोएम कौन सी हैं इसकी, जो सीरियस पोएम है वो कौन सी हैं, जो इसने वाइफ पे लिखी है, जो इसने यानी ब्लवर्स, जो इसकी लेडीज़, नोबल लेडीज़ हैं, उन पे इसने थोड़ा सा सैट्रिकल रखा हुआ है पॉइंट्स। और अपनी पोइट्री के अंदर इसको ये भी कहा जाता है, ये भी आ जाए कि मोनार्च, हु वाज द मोनार्च ऑफ कंसीट एंड विट, तो आप वहाँ पे लिखेंगी कि इसका जवाब जॉन डन वाज द मोनार्च ऑफ कंसीट एंड विट, यानी वो कंसीट और विट को इस तरह यूज़ करता है कि वो लगता है कि इसका वो मोनार्च है। ठीक है जी। सब्जेक्ट मैटर जो इसका है वो बड़ा मिनट से अब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये आइडिया जो कन्वे करता है उसके अंदर इमेजेस यूज़ करता है, इमेजरी यूज़ करता है, और उसके बाद पन है और आयरनी है और पैराडॉक्सेस आपको मिलेंगे जॉन डन की पोइट्री के अंदर। एवरीडे लाइफ को ये यूज़ करते हैं। जो जितने भी मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं, मेटाफिज़िकल पोइट्री इज़ सच काइंड ऑफ पोइट्री इन विच यू टॉक अबाउट the beyond physical things, mean to say you are not talking about the physical thing, rather you talk about the thing like the love, God, angel, feelings, ideas like that. तो इसमें फ़िज़िकल चीज़ों की बजाय किस पे जोर दिया जाता है, गॉड इज़, देयर इज़ अ गॉड, कि गॉड है, उसका कंसेप्ट क्या है, हेल हेवन का कंसेप्ट क्या है, डेथ का क्या कंसेप्ट है, पनिशमेंट का क्या, हेयर आफ्टर वर्ड क्या है। तो ये सारी मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर आती है। तो इसमें इर्रेगुलर स्टाइल है, इसकी पोइट्री का स्टाइल जो है वो टोटली इर्रेगुलर है। अगर वो इर्रेगुलर, वो पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर कि इर्रेगुलर स्टाइल और जो एक यूनिक स्टाइल जिस पोइट ने दिया है इर्रेगुलर पोइट्री के अंदर, और हेल हेवन का कंसेप्ट, डेथ का कंसेप्ट किस पोइट का है, तो वो भी जॉन डन ही है। जॉन डन का स्टाइल जो है वो बड़ा एक मिस्टिक है, आप कह लें। फिर उसके बाद मेटाफिज़िकल पोइट है, उसके बाद पैराडॉक्सेस, स्टाइलिस्टिक लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है और अपने आइडिया को कन्वे करता है। इसकी पोइट्री लिख लें, इसकी पोइट्री आपको मिलेगी एनालिटिकल है, इंटेलेक्चुअल है, ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक का मतलब लिखें हाँ जी जॉन हाँ, एनालिटिकल है, इंटेलेक्चुअल है, ड्रामेटिक है। अब ड्रामेटिक क्या है, ड्रामेटिक का मतलब सस्पेंस मिलेगा उसकी पोइट्री में। हम हैरान हो जाते, वो यही कहता है कि तुम सारी दुनिया में फिर लो, फॉलिंग स्टार को पकड़ लो, दरख्तों के ऊपर अगर आपको बच्चे ग्रो करते नज़र आ जाएं, या कुछ भी हो जाए, हेवन बदल जाए, रात दिन में बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक सीरियस और फेथफुल वोमैन नहीं तलाश कर सकते। तो इस तरह के वो आइडिया, बड़े डिफरेंट किस्म के आइडिया देता है। तो उसके बाद जैसे वो सन को कहता है, बास्टिंग ओ बास्टर्ड सन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। सो इस तरह की वो कुछ इस तरह की पोइट्री करता है कि जिससे उसकी पोइट्री भी आप देखेंगे कि क्योंकि उसकी पोइट्री जैसे मैंने बताया है कि जो उसके साथ हालात थे
उसने वैसे ही लिखना है। पहले वो इन्वॉल्व रहा, कई अफेयर में इन्वॉल्व रहा, गलत कामों में इन्वॉल्व रहा, उसमें कोई सेक्सुअल है, सेंसुअल है, और उसकी आइडियाज़ जो हैं वो टोटली वैसे ही होंगे जैसी वो लाइफ गुजार रहा था। फिर उसने वैसी ही पोइट्री की, जैसे कि हम पहले ही कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, वट एवर हैपनिंग विद यू द पोएट मोस्टली राइट इन द बुक्स। तो वो उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो उसके बारे में लिखता है। पोइट्री भी वैसे ही करता है, नोबल लेडीज़ पे, और उसके बाद जो उसकी मिस्ट्रेस हैं उसके बारे में, फिर वो अपनी वाइफ के बारे में, फिर वो जब इसके बाद उसे पता चलता है कि जो रियल लव है वो तो गॉड है, जब वो बिल्कुल मरने वाला है, जब उसको पता है कि मैं बचने वाला नहीं, इवन कि उसने अपनी मौत का वो मुजस्मा सा भी बनाया जिसमें दैट ही विल बी डाइड, एंड जस्ट अपनी मौत को याद करने के लिए उसने एक बॉक्स सा बनवाया कि वन डे आई विल बी डाइड। तो इस तरह जब उसे पता चलता है कि आई हैव टू डाई, देन ही वॉज अफ्रेड, ही स्टार्टेड राइटिंग टू लव गॉड। फिर अल्लाह ताला से, गॉड से प्यार करने के लिए, गॉड के प्यार के इजहार में उसने फिर वो कहने लगा जी अब मेरा जो प्यार है वो इधर फीमेल से, या वो जो वर्ल्डली लव था उससे मेरा गॉड की लव की तरफ जा रहा है। तो इसकी पोइट्री का जो अंदाज़ है वो मिस्टिक है, रिलीजियस है, इंटेलेक्चुअल है, और विट और कंसीट का माहिर है। हिट्रोजीनियस आइडिया, जो आइडियाज़ मिलते ही नहीं हैं पोइट्री में, उसको भी इकट्ठा करके ये शो कर देता है, लिख देता है। और अगर ये पूछ लें कि हु चेंज स्टैंजा इन वेरियस पोएम, तो वो भी उसका जवाब भी जॉन डन ही है। जॉन डन जो है वो 17th सेंचुरी का पोएट है, ठीक है जी। और इसके अंदर दोनों स्पिरिट है, ये भी याद रखिएगा कि हु वाज अ पोएट। अगर वो आपसे पूछते हैं कि हु रोट इन बोथ, हु वाज हैविंग बोथ स्पिरिट, रेनेसेंस एंड मेडिवल, तो वो भी आपका जॉन डन ही पोएट है। इसकी जो एज है वो पहले भी मैंने आपको बताई, 1572 से लेके 1631 ये इसकी एज है। ये लिख लें, याद कर लें। और इससे रिलेटेड मैंने आप सैमुअल जॉनसन, हाँ जी, सैमुअल जॉनसन क्या, हाँ उसने लिखी थी, लिख लें, उसने लिखी थी लाइन्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, लाइन्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। उसने एक बुक लिखी थी, उसमें उसने इनको एडमायर किया था। 1179 से लेके 1781, हाँ, लाइन्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर मेंशन किया था फर्स्ट टाइम मेटाफिजिकल पोएट कौन है। उनमें नाम बताए थे 6-7 राइटर के, कि ये जो लोग हैं ये क्या हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। नो चर्च टाइप नहीं था वो, जस्ट ये मेटाफिजिकल स्कूल जो है वो सारे पोएट्स हैं उनको कहा जाता है। ये लिख रहे हैं उनके नाम। मेटाफिजिकल पोएट्स इंक्लूड जॉन डन, एडवर्ड टेलर, ये सारा मेटाफिजिकल स्कूल है। ये सारे जो लोग हैं ये बेसिकली मेटाफिजिकल स्कूल है, इनका लिटरेचर। और ये लोग लिख लें, जॉन डन, हाँ जी, एडवर्ड टेलर, TAYLOR, एडवर्ड टेलर, जॉर्ज हर्बर्ट HERBERT, जॉर्ज हर्बर्ट, और एंड्रयू मार्वेल। हाँ, ये सारे जो पोएट हैं ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसी के बारे में, इन्हीं के बारे में उसने कहा था 1179 1781, ठीक है। ये उसने कोई मिनट से अपनी बुक लिखी थी। इस बुक के अंदर उसने लिखा था सैमुअल जॉनसन ने कि ये लोग जो हैं ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनके आइडियाज़ जो है ना, वो इनकी जो इमेजेस हैं या ये जो पोइट्री करते हैं
वो बड़े मेरे से टोटली एक तो बेस करती है मेटाफिजिक के ऊपर, और सेकेंडली ये टोटली हेट्रोजीनियस आइडिया और ऐसी इमेजेस और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं दैट इज़ मैचलेस, दैट कांट बी कंपेयर्ड। और इसके अलावा जी मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ नेम गिवन टू द स्टाइल ऑफ पोइट्री फ्रॉम 17th सेंचुरी, यानी ये 17th सेंचुरी में ये नेम दिया गया था मेटाफिजिकल पोइट्री का इन लोगों को, ये कि ये लोग मेटाफिजिकल पोइट्स हैं और मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं। और इसकी जो पोएम्स हैं स्पेशली जॉन डन की, तो वो किस फॉर्म में, वो सोनेट की शक्ल में है, सॉन्ग की शक्ल में लिखता है और सरमन देता है ये, क्योंकि बेसिकली ये मजहबी भी था, रिलीजियस भी था, तो ये सरमन भी देता था। सरमन मीन तो खुतबा टाइप कोई चीज़ें, रिलीजियस पोइट्री के सॉन्ग जो है जैसे चर्चेज़ में गाए जाते हैं, एलेजीज़, इस तरह की चीज़ें ये लिखता था। एलेजीज़ होती हैं मॉर्न, मातम वाली जो पोइट्री है। तो आपने देखा होगा कि चर्चेज़ के अंदर बाज़ औक़ात वो बड़ा सैड सा म्यूज़िक बजाते हैं, सुना है कभी आपने? वो सुना है कभी? चर्चेज़ के अंदर ना, आप चर्च के अंदर जाएं तो बड़ा सैड सा म्यूज़िक बताते हैं, वो बजाते हैं, तो वो होता है मॉर्न करते हैं, मातम टाइप। तो ये लिख लें, सैमुअल जॉनसन के स्पेलिंग लिखने JOHN, जॉन SON सन, सैमुअल SAUEL, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन was a person who created term for them metaphysical or metaphysics, founder of metaphysical poetry. इसी ने नाम दिया था इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का। जो बेसिक जो फादर है वो कौन है? जॉन डन है। इसने जस्ट इनको नाम दिया था कि ये इनको स्टडी किया था, इनके लिटरेचर को, इनकी पोइट्री को, इनकी पोइम्स को, तो इन सारे पोइट्स का नाम रख दिया था कि दीज आर द मेटाफिजिकल पोइट्स। ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो है ना, वो कहते हैं कि ये पोइट्री की हदूद में नहीं आता। ये पोइट्री जो है ना, उन्होंने देखना जो क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिक्स मैंने पहले बताया कि पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी एवेल्यूएशन देते हैं कि ये पोइट्री में की हद में नहीं आते, कि पोइट्री के जो असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको ये फॉलो नहीं करते। तो ये कोई ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और ये इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि ये पोइट्री को वो आइडिया कि जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये उसको फिट कर देते हैं उस लाइन के अंदर। जॉन डन की आप पोइट्री पढ़ें तो आपको लगेगा कि कंपैरिजन जिन चीज़ों से कर रहा है, इमेजेस से, मेटाफर्स से, सिमली से, और जो चीज़ें ये यूज़ कर रहा है, पैराडॉक्सेस और पन और डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, वो कंपेरेबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये उनको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पोइट्री में तो आपको पता है कि उसमें एक अपनी उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी टोन होती है, उसकी इंटोनेशन होती है, उसमें आपको उसका जो पूरे रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिटिक्स ने इनके लिटरेचर को पढ़ा, इनकी पोइट्री को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये एक सेपरेट डोमेन है पोइट्री के अंदर, ये एक सेपरेट डोमेन उन्होंने नाम दे दिया, कि उन्होंने एक कॉइन किया, वर्ड कॉइन का मतलब होता है बनाना। उन्होंने एक लफ्ज़ कॉइन किया कि ये मेटाफिजिकल लोग हैं, ये दीज आर द मेटाफिजिकल पोइट, दे आर राइटिंग पोइट्री इन सच अ वे विच इज़ टोटली अवे फ्रॉम पोइटिक रूल्स। सो दैट इज़ वाई सैमुअल जॉनसन फर्स्ट टाइम coined term for them metaphysical poet. So they were regarded as metaphysical poets and they were known as metaphysical poets. तो इनकी जो मेन चीज़ें हैं यही याद रखना है कि मेटाफिजिकल पोइट्स करते क्या हैं डिस्कस, ये फिजिकल थिंग्स से बियॉन्ड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे क्या गॉड से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, इन फीलिंग से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है, लवर बिलवर का लव और डिवाइन पोएम्स और इस तरह की चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। हिट्रोजीनियस आइडिया, इमेजेस जो हैं, जो हम जिनको कंपेयर नहीं कर सकते, उनको कंपेयर खुद करके अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से। और ये मोस्टली इंटेलेक्चुअल पोएट हैं। पोइट्री क्या करते हैं? हेड से करते हैं, हार्ट से नहीं करते। जबकि जॉन कीट्स जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द पोएट हु राइट्स पोइट्री थ्रू हार्ट, ही इज़ द पोएट हु राइट्स पोइट्री थ्रू
माइंड। तो ये एक इंटेलेक्चुअल पोएट था, वो कहता था कि मुझे टॉपिक बताओ मैं लिख देता हूँ। जॉन डन के बारे में कहा जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट था, जितनी मर्जी लंबी पोएम लिखवा लो, जस्ट उसे टॉपिक बताओ आपको लिख के दे देगा। तो दीज आर द इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आर राइटिंग पोइट्री थ्रू हैट, they are even writing on different topics. You can even give them a love poem, divine poem, or noble lady poem, or you could say mistress poems. Any topic you give them, they will write on them, and they will give you a large piece of written work just if you give them a topics, they will give you. तो ये लोग जो थे, इनका एक अपनी उन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट बना दी इनको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। और ये टर्म जो कॉइन की थी, ये बात याद रखना, फिर मैं कह रहा हूँ ये आ जाएगी पेपर में। सैमुअल जॉनसन ने इनके ऊपर ये पहली दफ़ा ये नाम दिया था इनको कि ये जो लोग हैं ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ये आ जाएं तब भी आपने लिखना है। और ये क्या थे, अच्छा जॉन डन जो है ये इसको ना डिग्रीज़ भी मिली थी, इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है और डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ता रहा है। इसने बहुत सारी डिग्रीज़ की थी, लेकिन ये कैथोलिक होने की वजह से इसको डिग्री भी नहीं दी, उन्होंने डिग्रीज़ भी नहीं दी, क्योंकि वो अपना जो टर्म था उसके अंदर एक स्पेशल किस्म का कोई ओथ लेनी पड़ती थी, तो ये वो लेता नहीं था, थोड़ा सा ज़िद्दी इंसान था। तो इसलिए इसने सिर्फ डिग्री इसलिए छोड़ दी थी कि क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो कैथोलिक चर्च को मानते ही नहीं थे। तो इसलिए कैम्ब्रिज और दीगर जो यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कर चुका था, इसने वो भी नहीं ली। बाद में ये फिर अपना ये सेक्ट भी छोड़ देता है, एंग्लिकन हो जाता है। एंग्लिकन जब छोड़ता है फिर इसको बहुत सारी फेवर मिलती है, इवन के कुछ ऑफिशियल सीट भी मिलती है, उसको ये इंजॉय करता है। ही वॉज अ जॉयफुल पर्सन, वॉज इंटरेस्टेड इन रोमांटिक एंड लविंग अफेयर्स एज वेल। तो ये पहले जो था टोटली वर्ल्डली माइंडेड पर्सन था, बाद में ये रिलीजियस माइंडेड हो गया। और उसकी पोइट्री जो कि जैसे हम इसकी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो भी और टू डेथ है जैसे, तो जो डेथ के ऊपर इसने लिखी है, या हेवन के बारे में लिखी है, या इसने जो वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में लिखी है, वो इसके माइंड को इनकलकेट करती है कि ये किस तरह की इसके अंदर चेंजेस आई हैं। फिर ये चेंजेस भी इसके अंदर आई हैं जैसे जैसे एज गुजरती गई, तो इसने रियलाइज़ किया कि कहाँ पे ड्रॉबैक्स है, कहाँ पे मैं फॉलीज करता रहा हूँ, उनको फिर इसने शिफ्ट करके अपनी ही पोइट्री को, जो लव के ऊपर ये लिख रहा था, उसको उसका टॉपिक थीम चेंज करके क्या कर दिया, गॉड के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो ही वॉज रियली इंटेलिजेंट पोएट, you should study his poetry. You might have studied in your MA English. आपने इसको MA English में पढ़ा था?